हेलो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ वाटर का एक्सप्लेनेशन और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वाटर क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके सोर्सेस क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से फ्लड और ड्रॉट अकर करता है, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं और वाटर को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, लाइफ एग्जिस्ट करती है और उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वाटर की प्रेजेंस है। अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है और इसीलिए अर्थ को वाटर प्लेनेट भी बोलते हैं। और यहाँ पे वाटर जो है 3/4 पार्ट, अर्थ पे 3/4 पार्ट जो है वो वाटर है और उसमें से 97% वाटर जो है वो सीज और ओशंस के अंदर प्रेजेंट होता है और सिर्फ 3% वाटर जो है वो ड्रिंकिंग या फ्रेश वाटर हम कह सकते हैं वो होता है और उसमें से 2.997% वाटर ही जो हम इरिगेशन और ड्रिंकिंग में यूज करते हैं और उसमें से यही जो 3% वाटर है ये हमको कहाँ से मिलता है, आइस कैप्स जब मेल्ट होती हैं और ग्राउंड पे आती हैं रिवर्स के फॉर्म में, वाटर स्ट्रीम्स के फॉर्म में। जो वाटर को हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे ब्रशिंग, टॉयलेट्स में यूज़ करते हैं, इसको वॉश करने के लिए, फ्रेश करने के लिए, बाथिंग में यूज़ करते हैं, गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, इरिगेशन के लिए और यूटेंसिल्स को वॉश करने में, ड्रिंकिंग के लिए, क्लोथ्स को वॉशिंग के लिए, किसी भी चीज़ को वॉश करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। कुकिंग के लिए भी इसका यूज़ करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम वाटर को यूज़ करते हैं। बच्चों, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट और वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं और अर्थ पे वाटर प्रेजेंट होता है सरफेस वाटर के फॉर्म में, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में और रेन वाटर के फॉर्म में। तो सरफेस वाटर के फॉर्म में वाटर जो है 3% टोटल वाटर जो है वो सरफेस वाटर के फॉर्म में होता है और उसमें आते हैं आपके रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, इन सब में जो है वाटर सरफेस वाटर के फॉर्म में अवेलेबल होता है और इनमें फ्रेश वाटर होता है। बच्चों, नेक्स्ट आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर रॉक्स की जो लेयर्स हैं उसके नीचे जो है प्रेजेंट होता है, उसके नीचे कलेक्ट होता है। जब सॉइल वाटर एब्जॉर्ब करती है तो रॉक्स की डिफरेंट लेयर्स के नीचे प्योर फॉर्म में वाटर कलेक्ट हो जाता है। इसमें कुछ सॉइल इम्प्योरिटीज होती हैं जिनको हम डिफरेंट वाटर प्यूरिफिकेशन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्लीन अप कर सकते हैं और इसको हम लोग यूज़ करते हैं। हैंड पंप से जो वाटर निकालते हैं या वेल से वाटर निकालते हैं वो यही ग्राउंड वाटर होता है। देन आता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, रेन वाटर। रेन वाटर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है क्योंकि इसमें वाटर वेपराइज होके देन कंडेंस होता है और कंडेंस होके रेन के फॉर्म में जब वाटर गिरता है तो ये वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। और देन आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल जो है ये वाटर की जर्नी है, जिसकी जर्नी में एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम देखेंगे किस तरीके से वाटर साइकिल होती है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि वाटर जो सरफेस पे वाटर है वो सन की हीट की वजह से या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हीट की वजह से क्या होता है, ये वाटर एवेपोरेट हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एवेपोरेट होके ये क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। देन जब इससे ठंडी हवाएं टकराती हैं, मतलब कि पहाड़ों से होती हुई जो हवाएं हैं वो टकराती हैं इन क्लाउड से, तो क्या होता है, इन में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है इनका कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन मीन्स जो वाटर वेपर्स हैं वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये रेन के फॉर्म में फिर से क्या होते हैं, ये लेक्स में, पॉन्ड्स में, सभी जगह कलेक्ट हो जाती हैं और जब माउंटेन्स के ऊपर ये रेन होती है तो ये क्या होती है, ये स्नो के फॉर्म में जो है माउंटेन्स के ऊपर कलेक्ट हो जाती है और जैसे ही सन की हीट पड़ती है ये क्या होती है, मेल्ट होके और ये वाटर स्ट्रीम्स के फॉर्म में रिवर्स में ये वाटर कलेक्ट होता रहता है। तो ये होती है हमारी वाटर साइकिल। और फिर लास्ट में ये जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स जाके कहाँ मिलती हैं, सॉल्ट वाटर या कह सकते हैं सी के अंदर मिलती हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस चलता रहता है और इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे
कि सबसे पहले क्या होता है, सरफेस पे जो वाटर अवेलेबल है वहाँ से, मतलब अर्थ पे जहाँ भी वाटर अवेलेबल है सरफेस के ऊपर, चाहे वो सी के अंदर है, चाहे वो लेक्स में है, चाहे वो कहीं पे भी वाटर है या कहीं गिर भी जाता है वाटर, तो ये सारा वाटर क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है सन की हीट की वजह से या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हीट की वजह से। और ये वेपोराइज होके फिर क्या होता है, इवेपोरेशन के बाद ये क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स ये वाटर वेपर्स क्लाउड्स के अंदर कलेक्ट हो जाती है और स्नो से होती हुई जब ठंडी हवाएं इनसे टकराती हैं तो क्या होता है, ठंडक की वजह से ये वाटर वेपर्स में क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है और कंडेंसेशन की वजह से रेन होना स्टार्ट हो जाती है। और रेन होती है तो क्या होता है, ये जो सरफेस से वाटर ऊपर गया था इवेपोरेट होके, वो फिर से वापस से सरफेस पे आ जाता है और उसके बाद फिर ये स्नो के फॉर्म में, अगर ये माउंटेन्स के ऊपर कलेक्ट होता है तो क्या होगा, ये जैसे ही हीट पड़ेगी इसके ऊपर या सनलाइट पड़ेगी तो ये मेल्ट होके वाटर स्ट्रीम्स के फॉर्म में रिवर्स में कलेक्ट हो जाएगा और रिवर्स फ्लो करते करते लास्ट में कहाँ मिल जाएंगी, सी में मिल जाएंगी, सॉल्ट वाटर में मिल जाएंगी। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस ये वाटर साइकिल चलती रहती है। अभी हम लोग समझ चुके हैं कि रेन कैसे कॉज होती है, कि एवेपोरेशन के बाद क्लाउड्स के फॉर्म में वाटर वेपर्स कलेक्ट होती हैं क्लाउड्स में और फिर कूल एयर जब इससे टकराती है तो क्या होता है, इनका कंडेंसेशन हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रेन कॉज होती है। अब इससे नॉर्मल सिचुएशन तो ये है कि रेन होती है और जो है ये इरिगेशन और डिफरेंट वर्क्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट होती है। वाटर कलेक्ट होता है डिफरेंट जगहों पे और जो है जिससे वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है सब जगह। लेकिन दो तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, एक हैवी रेन की वजह से और एक रेन ना होने की वजह से। तो हैवी रेन होने की वजह से क्या होता है, कई एरियाज में बहुत हैवी रेन होती है और हैवी रेन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है और वाटर लॉगिंग होने की वजह से वहाँ पे फ्लड आ जाता है और ये फ्लड जो है उस जगह को बहुत ज़्यादा हार्म्स पहुँचाता है। वहाँ पे लैंड पूरी वाटर से कवर्ड हो जाती है और उनके जो लिविंग एरियाज हैं वो पूरे वाटर से कवर्ड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ के जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे फ्लड आया है वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, उनकी लैंड को, उनकी क्रॉप्स को, उनके घरों को, उनके जानवरों को और उनको खाने की कमी हो जाती है, भुखमरी हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसे एरियाज कौन कौन से हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते रहते हैं, तो उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, असम, इन सब जगहों पे फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते रहते हैं, जिनकी वजह से वाटर लॉगिंग होने की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लोगों को। अब दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रेन नहीं होती है या बहुत कम मात्रा में होती है, तो वहाँ की एयर बिल्कुल ड्राई हो जाती है, वहाँ पे वाटर वेपर्स की कमी हो जाती है और वहाँ पे रेन कम होने की वजह से क्या होता है, वहाँ की अर्थ में क्रैक्स हो जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी नमी नहीं रह जाती है, सॉइल के अंदर भी नमी नहीं रह जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर भी नमी नहीं रह जाती है और उससे भी क्या होता है, उससे भी इसी तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती है कि वहाँ पे जो है कोई भी वेजिटेशन नहीं होगा तो खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाएगी, लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। बात करेंगे कि फ्लड से क्या लॉसेस होते हैं, तो फर्स्ट है कि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ सॉइल दोनों का डिप्लीशन हो जाता है, मतलब जो टॉप सॉइल, जो फर्टाइल पार्ट ऑफ सॉइल होती है वो वॉश ऑफ हो जाती है वाटर के साथ, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये डिप्लीशन हो जाने की वजह से क्या होगा, उस प्रॉपर एरिया में वेजिटेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, जो वहाँ पे क्रॉप्स लगी हुई हैं वो फ्लड की वजह से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वॉश्ड ऑफ हो जाती हैं। देन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उनकी जो लाइफ है, लाइफ का बहुत नुकसान होता है, बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है, जो लैंड पे एनिमल्स रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है, बहुत सारे जो है ह्यूमन बीइंग्स को भी नुकसान पहुंचता है फ्लड की वजह से, उनको खाने की कमी हो जाती है, पीने के पानी की कमी हो जाती है और उनको बहुत सारे डिजीजेस होने के, मतलब एपिडेमिक्स होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो वाटर इकट्ठा हुआ है
वाटर लॉगिंग हुई है उसमें बहुत सारे तरह के एपिडेमिक्स होने के चांसेस रहते हैं, जिससे लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी दोनों ही होते हैं। उसके बाद पानी इकट्ठा होने से भी ऐसा मत सोचिएगा कि वाटर एनिमल्स को कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, एक्वेटिक लाइफ भी अफेक्टेड होती है इससे, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे हैं और पूरे में वाटर भर गया, पॉन्ड से लेके जो लैंड एरिया था सब में भर गया पानी, तो उससे क्या होगा, वो भी वॉश ऑफ हो जाएंगे, उनका हैबिटेट को नुकसान पहुंचेगा, सारे जो वहाँ के प्लांट्स हैं वो भी वॉश ऑफ हो जाएंगे और एनिमल्स भी अपने पर्टिकुलर हैबिटेट से बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही पानी जो है सूखेगा और ये एनिमल्स की लाइफ को नुकसान पहुंचेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लड आने की वजह से फिशेज वगैरह सब बाहर आ जाती हैं और उसके बाद फिर वो पानी की कमी से तड़प के मर जाती हैं। तो इस तरीके से एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स दोनों को ही फ्लड होने की वजह से नुकसान पहुंचता है। उसके अलावा बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, और ये अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट होती है जो फ्लड की वजह से, क्योंकि वो पानी जो इकट्ठा है वो साफ पानी नहीं है, वो गंदा पानी है और उसमें कई तरह के इन्फेक्शियस डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। और जैसे कॉलरा, टाइफाइड और भी बहुत सारे डिजीज, मच्छरों के इकट्ठा होने से मलेरिया और डेंगू, इस तरह के डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं। और स्कैसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, इसकी स्कैसिटी की वजह से जो है ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ और एनिमल्स की लाइफ दोनों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। बच्चों, फ्लड की तरह ड्रॉट में भी इसी तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि उस समय क्या होता है कि जो एयर है वो ड्राई हो जाती है और लैंड भी ड्राई हो जाती है और जो ब्लोइंग एयर होती है वो बहुत तेज स्पीड से ब्लो करती है और उसके साथ में क्या होता है, जो सॉइल, ड्राई सॉइल है उसका जो अपर पार्ट है या कहेंगे टॉप सॉइल है वो ब्लोन आउट हो जाती है। इसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है और सॉइल इरोजन होने की वजह से और पानी की कमी होने की वजह से वेजिटेशन को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे एग्रीकल्चर में भी इफेक्ट करती है और इसकी वजह से मॉर्टेलिटी रेट इंक्रीज होता है, मतलब डेथ रेट। तो ह्यूमन बीइंग में भी डेथ रेट बढ़ता है क्योंकि लोगों को फूड की स्कैसिटी हो जाती है। फूड की कमी होने की वजह से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उनकी हेल्थ गिरती जाती है और उनके डाई होने के चांसेस रहते हैं। वैसे ही सेम कैटल्स को भी वाटर ना मिल पाने की वजह से या कम मात्रा में मिलने की वजह से धीरे धीरे वो वीक होते जाते हैं और एक समय पे डाई हो जाते हैं। और मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, उनका भी जो मिल्क देने की कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, वो दूध देना कम कर देते हैं, जिससे जो है वो मिल्किंग एनिमल्स की जो है उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है और उनकी भी डेथ रेट बढ़ जाते हैं, मींस मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाते हैं। सेम एज एक्वेटिक एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अगर पानी की कमी लैंड पे हो रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, जो पॉन्ड्स हैं या जो वाटर रिजर्वियर्स हैं वहाँ पे भी पानी की कमी हो जाएगी और पानी कम होने की वजह से क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल्स भी क्या होंगे, वो उनकी लाइफ बैलेंस नहीं रह जाएगी रेनफॉल कम होने की वजह से और उनके भी डेथ रेट बढ़ जाएंगे। बच्चों, ये ड्रॉट और फ्लड की सिचुएशन लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रह रही है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है और फॉरेस्ट एरिया कम होने की वजह से क्या होगा कि वाटर जो सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है, जो लैंड वाटर एब्जॉर्ब करती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वाटर लॉगिंग हो जाती है एक जगह पे, जिससे क्या होता है एक पर्टिकुलर जगह पे फ्लड आ जाता है और जिस जगह पे वाटर नहीं गिरने पाता या कह सकते हैं कि रेन नहीं होने पाती, वहाँ पे ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए लैंड कम रह गई, क्योंकि हमने अपने घर बना लिए, सीमेंटेड घर बना लिए, रोड्स बना ली, वो सीमेंटेड हैं और लैंड का पार्ट बहुत कम कर दिया हमने एक तो अपने घर बना लिए, पूरे जो है ज़्यादातर लैंड को हमने कवर कर लिया और जैसे जैसे हम लैंड को कवर करते जा रहे हैं, अपने हाउसेस बनाते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं, सड़कें बनाते जा रहे हैं, शहर बनाते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लैंड एरिया, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो लैंड एरिया पर्टिकुलर चाहिए वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता जा रहा है और इसके कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि वाटर एब्जॉर्ब तो हो नहीं रहा, तो जिससे अंडर वाटर सरफेस का जो वाटर है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और
जो रेन होने की टेंडेंसी है वो भी अनसर्टेन होती जा रही है। और ये सिचुएशन किसने क्रिएट करी है? हमने क्रिएट करी है। तो उसको कंजर्व करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए भी हमको कुछ कदम उठाने होंगे। जो वाटर को कंजर्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे हमें अननेसेसरी वाटर को वेस्ट नहीं करना है, टैप को हमेशा क्लोज रखना है, जब हमें यूज़ है तो लिमिटेड अमाउंट में वाटर को यूज़ करना है। उसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या घर में जो भी चीज़ों की वॉशिंग करते हैं उस वाटर को हमें जो प्लांट्स को वाटर करने के लिए यूज़ करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, फॉरेस्ट की कटिंग बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। और रेन वाटर को कलेक्ट करके मीन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। और जो छतों पे पानी गिर रहा है उसका डायरेक्शन जो है प्लांट्स की तरफ कर देना चाहिए, या ऐसी सॉइल पे कर देना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हों और वो वाटर को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सके, जिससे जो लैंड पे वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाए और जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल इंक्रीज हो सके। क्योंकि हम लोग जो लैंड वाटर यूज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को लगातार हम लोग सभी के घरों में पंप लगा हुआ है और सब लोग उस पानी को लगातार निकाल रहे हैं और अननेसेसरी उसका यूज कर रहे हैं, अननेसेसरी उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वेस्टेज को हमें कहीं ना कहीं बंद करना होगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी। बच्चों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वाटर को कंजर्व करने की। तो इसमें क्या होता है, छतों पे इस तरीके से पाइपलाइंस को अटैच किया जाता है कि जो छत पे गिरने वाला पानी है वो पाइप्स के होते हुए एक टैंक में कलेक्ट हो जाए। और इन टैंक्स को जो है इनमें वाटर प्यूरिफायर लगा के उसको वाटर को प्यूरिफाई करके उसको फिर से यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट इरिगेशन वर्क्स में या अदर वर्क्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर यूज़ करना ना चाहें तो अलग अलग टैंक्स बनवा दिए जाते हैं जिसमें इस वाटर को स्टोर कर दिया जाता है और धीरे धीरे लैंड इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल डाउन नहीं होने पाता है। जो रेन के टाइम वाटर आया है वो फिर से सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। मींस जो ग्राउंड वाटर हम लोगों ने उसको नुकसान किया था या जो ग्राउंड वाटर हम लोगों ने पंप्स के थ्रू जो है हमने यूज किया था वो फिर से कंजर्व हो जाएगा ग्राउंड के अंदर और हम फिर से उसको रीयूज कर सकते हैं। तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज देखते हैं और इनके आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। First fill in the blanks is the Earth is also called the dash planet or the dash planet. इसको हम और कौन कौन से प्लैनेट के नाम से जानते हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। The purest form of water is, कौन से फॉर्म ऑफ वाटर जो है प्योरेस्ट होती है, सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर या रेन वाटर, मैंने आपको बताया था अभी चैप्टर में। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वाटर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर क्या होगा ये भी आप बताइएगा। आ डैश इज द लार्ज कलेक्टिंग ऑफ वेरी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस क्रिस्टल्स। इसका भी आंसर बताइएगा मुझे कमेंट करके। कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इसको भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप इनके आंसर्स मुझे बताइएगा। Water vapor changing into water on cooking. Then next, name given to the stagnant water present in between the layers of rocks. Then continuous circulation of water from Earth's surface. The next question is method of collecting or storing rain water for future use. ये मैंने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया है, इसको क्या बोलते हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। और ये चैप्टर अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, लाइक करें। ओके, बाय बाय।